नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए स्पेशली लेकर आ गए हैं एसएससी जीडी के लिए जो है जीएस और हिंदी दोनों और प्रैक्टिस पेपर हमारा यह 9 चल रहा है, फुल सोल्यूशन के साथ रहेगा। तो अब जो हम आपको वीडियो देंगे उसमें जीएस और हिंदी दोनों साथ में रहेगा। तो वीडियो को चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता है। तो बिजली नहीं आता है, से व्यापार सेवाएं, ट्रांसपोर्ट और व्यापार, ये सभी क्या होते हैं, सेवा क्षेत्र कहलाते हैं। यानी तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, सेवा क्षेत्र को होता है। जो बिजली आता है वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में पानी हो गया या फिर जो भी चीज़ें हैं, यानी कि जो हम धरातल से उत्पादन करें, यानी डायरेक्टली जब हम उपज करते हैं तो वो सब किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में धन का अर्थ क्या होता है। तो कागजी मुद्रा भी होता है, चालू जमा भी होता है, धात्विक सिक्के भी होते हैं। यानी कि सभी विकल्प क्या हैं, सही। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। तीसरा क्वेश्चन है, पूर्व गुप्त काल में निम्न में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी। यानी कि गुप्त काल के बाद श्री गुप्त के पहले का जो समय था उसमें क्या था, निर्यात नहीं किया जाता था। ऐसी कौन सी वस्तु थी। तो लोहा तो किया जाता था, सोना भी किया जाता था, चांदी भी किया जाता था, लेकिन जो टिन है, ठीक है, इसी टिन का निर्यात नहीं होता था। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। उसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बायकॉट का नारा दिया गया था। यानी साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है, इसका नारा कब दिया गया था। तो मद्रास अधिवेशन 1927 के माध्यम से दिया गया था। यानी जो अधिवेशन चल रहा था वो मद्रास अधिवेशन चल रहा था, ठीक है, जो कि अब चेन्नई हो गया है। तो ये 1927 में दिया गया था, साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में से दूसरी परत का नाम क्या है। ठीक है, तो 3 परतें हैं, तो बोल रहा है कि पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में से दूसरी परत का नाम क्या है। तो सियाल पहली, सीमा दूसरी, निफे तीसरी। तो यहाँ पर हमको पूछ रहा है दूसरी परत, तो दूसरी परत जो है वो सीमा है, ठीक है, SIMA, ठीक है, SIMA यानी सिलिका और मैग्नीशियम जो है ये है इसका नाम, शॉर्ट में सीमा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, प्रवाल उत्पत्ति यानी प्रवाल भित्ति के माध्यम से हुई है। ठीक है, किसकी, लक्षद्वीप समूह के जो द्वीप हैं वो सभी प्रवाल भित्ति के माध्यम से उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर एक आकर्षक मुखौटे का प्रयोग किस नृत्य शैली से संबंधित है। यानी आकर्षक मुखौटा का प्रयोग किया जाता है, वह कौन सा नृत्य है। ठीक है, तो जो कथकली होता है, केरल का कथकली, ठीक है, कथकली कहाँ का है, केरल का है, जिसमें जो है एक आकर्षक मुखौटे का निर्माण किया जाता है, यानी मुखौटा लगाया जाता है इसके नृत्य के लिए। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती है। सिंधु सभ्यता किस में पड़ती है, आद्य ऐतिहासिक काल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। तो 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जो है वो किस युग से जुड़ा हुआ है। तो ब्राह्मण युग से, ठीक है, किस युग से जुड़ा हुआ है, ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल था। ठीक, यहाँ पर है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण कब किया गया था। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण जो है वो 1960 के दशक में किया गया था। ठीक है, यानी 1960 के इर्द गिर्द में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ऑप्शंस चूज करने पड़ेंगे। तो देखिए कौन सा कथन हमारा सही है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं।
ये भी ठीक है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या अनिश्चित होती है। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर यानी तीसरा जो है गलत है कथन, पहला और दूसरा कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक संयोजन अभिक्रिया में हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो सकते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक क्या हो सकते हैं? अभिकारक हो सकते हैं। केवल एक उत्पादक हो सकता है, यानी जो पहला ऑप्शन है वो सही है और तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा एकदम सही है, केवल 1 और 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए कि किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। तो किसका कार्यकाल जो है राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, तो वह है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। ठीक है, किसका? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है वो किसी पर निर्भर नहीं करता है। राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं, इनकी नियुक्ति जो है 35 वर्ष पर होती है। ठीक है, महान्यायवादी की अगर हम बात करते हैं तो 10 वर्ष का इनका क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में, वो भी उच्च न्यायालय के में, या फिर जज के रूप में 5 वर्ष ये काम किए हों किसी भी उच्च न्यायालय में, तो इनको वरीयता दी जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है, या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाता है इनको उसी में रख दिया जाता है। अभी की डेट में अगर देखें तो अरुण गोयल हैं। ठीक है, कौन है? अरुण गोयल हैं। इसके पहले राजीव कुमार थे। अरुण गोयल क्या है? अभी मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में है। भारत के प्रधानमंत्री की उम्र सीमा की बात करते हैं तो 25 वर्ष है। ठीक है, कितनी है? 25 वर्ष है। ठीक है, राष्ट्रपति अगर बात करते हैं तो 35 है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि राज्य का सर्वोच्च जो होता है वह राज्यपाल ही होता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कि अग्न्यासायिक रस को अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो अग्न्यासायिक रस को अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्षारीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्षारीय क्या है? इसी की आवश्यकता पड़ती है अग्निसायक के लिए। ठीक है, देखिए जीवों के परिरक्षित अवशेष जो मृदा में शरीर के भागों के छाप के रूप में रह जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? ठीक है, वे क्या कहलाते हैं? तो जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है, यानी जीवाश्म जीवों के अंश जो होते हैं। ठीक है, जीवों के परिरक्षित अवशेष जो मृदा में शरीर के भागों के छाप के रूप में रह जाते हैं कहलाते हैं, वे जीवाश्म कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही है। फिर देखिए ऊर्जा दक्षता सेवा समिति यानी EESL द्वारा दायित्व लिए गए उजाला यानी UJALA योजना में जे का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो जे का क्या अर्थ होता है यही हमको बताना है। तो उजाला के लिए देखा जाए तो उजाले में क्या होती है? ज्योति होती है, यानी प्रकाश होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही है। उसके बाद देखिए कि आयन मंडल के समन्वेषण के लिए न प्रक्षेपित होने वाले 2 अभियानों के नाम क्या हैं? ठीक है, तो 2 अभियानों के नाम क्या हैं यही आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गलत है, सिल्वर एंड लोगो। बोल्ट तथा ब्राइट भी गलत है। लियो तथा ग्लोब भी गलत है। गोल्ड तथा आइकॉन जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? 1024 श्लोक। ठीक है, ऋग्वेद में हमारा गायत्री मंत्र मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए 20 वाट अनुमतांक वाले तंतु द्वारा
ऊष्मा कितनी होगी यदि इसे 2 सेकंड के लिए चालू रखा जाता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर जो होगा वो 40 होगा। कितना होगा? 40 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि दूरी समय आलेख एक वक्र होता है तो यह प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है? तो स्थिर विस्थापन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। यदि दूरी समय आलेख एक वक्र होता है तो यह स्थिर विस्थापन को प्रदर्शित करता है, ठीक। उसके बाद है कि चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है जिसे झंझावात का क्या कहते हैं? नेत्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? नेत्र कहते हैं। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है जिसे झंझावात का नेत्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था, यही हमको बताना है। तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? उरैयूर, ठीक है। उरैयूर जो था ऑप्शन नंबर बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यू यह दिखाता है कि छपने पर प्रलेख कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हमको बताना है। तो नॉर्मल लेआउट में, ठीक है, नॉर्मल लेआउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नॉर्मल लेआउट व्यू यह दिखाता है कि छपने पर प्रलेख कैसा दिखाई देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से हमारा हिंदी पार्ट यहाँ से शुरू हो जाता है। माध्यम से किस नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है, ठीक है। तो इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, यानी हिंदी के माध्यम से ही किसी अन्य भाषा को जब पढ़ाया जाए, अगर तो हिंदी ही पढ़ाया जाए तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। हिंदी के माध्यम से किसी अन्य भाषा को पढ़ाया जाए तो वह परोक्ष विधि हो जाएगी। कौन सी विधि हो जाएगी? परोक्ष विधि होगी। उसके बाद है कि भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप हैं? तो रचना के 2 रूप हैं, वो भी कौन कौन से? एक होता है मौखिक, ठीक है, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। ये क्या है? रचना के आधार पर भाषा के 2 रूप हैं, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर गद्यांश पढ़ना है, इसके थ्रू हमको आंसर देना है 4-5 क्वेश्चंस का। तो अगर हम गद्यांश पढ़ते हैं तो टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं और इसके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा भाग यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये तीसरा पार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने इसका अध्ययन किया है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने प्रश्न पर। तो देखिए क्या है कि आहत दृष्टि से किसने देखा? तो आहत दृष्टि से किसने देखा? तो गजाधर बाबू ने देखा, ठीक है। किसने देखा? गजाधर बाबू ने देखा। माँ से किसने कहा कि पिताजी ने नौकर को छुड़ा दिया, ठीक है। माँ से किसने कहा कि पिताजी ने नौकर को छुड़ा दिया या फिर छोड़ दिया? वो किसने कहा? बहू ने कहा, ठीक है। किसने कहा? ऑप्शन नंबर बी बहू, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है कि गजाधर बाबू ने नौकर को क्यों हटा दिया, ठीक है। गजाधर बाबू ने नौकर को क्यों हटा दिया? क्योंकि नौकर का जो खर्च था वो बेकार लगा, ठीक है, बेकार लगा। यानी जो नौकर खर्च करता था वो बेकार में ही खर्च कर देता था, यह आदत उसकी बुरी लगी गजाधर को, ठीक है। गजाधर बाबू की लड़की का नाम क्या था, ठीक है। तो गजाधर बाबू की लड़की का नाम जो था वो बसंती था, ठीक है। क्या था? बसंती। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पात्र की जबान दुधारी तलवार की तरह चलती है, ठीक है। ऐसा कौन सा पात्र था? तो वो गजाधर बाबू की पत्नी थी, ठीक है। कौन से ऐसा पात्र था जिसकी जुबान जो है वो दुधारी तलवार की तरह चलती थी? तो गजाधर बाबू की पत्नी की, ठीक है। उसके बाद देखिए आस्तिक का विलोम क्या होता है? नास्तिक होता है, ठीक है। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, ना मानने वाला नास्तिक, ठीक है। उसके बाद देखिए कि आयात का विलोम क्या होता है? निर्यात होता है,
ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है, भूमि होता है, ठीक है। क्या होता है, भूमि होता है। असाध्वी की अगर हम बात करते हैं तो जो साध्वी होता है उसका मतलब नारी भी होता है, ठीक है, सती भी होता है, ठीक। और जो है चरित्रवती या सदाचारिणी भी होता है, बहुत सारे शब्द होते हैं। चंद्रा, चंद्र यानी चंद्र यानी चाँद, ठीक है। तो जो चाँद होता है, शशि होता है यानी चंद्रमा का जो पर्यायवाची, मयंक, ठीक है, बहुत सारी, ठीक। उसके बाद यहाँ पर तीसरा शब्द है जो पार्थिव, ठीक है। तो जो पार्थिव होता है उसका मतलब देह होता है, ठीक है, शरीर होता है, राजसी होता है, सांसारिक होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि प्रश्न में एक एक वाक्य दिया गया है तथा प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, वाक्य में काले भाग को शुद्ध शुद्ध व्यक्त करने वाले सही शब्द का चयन करना है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अनेक उग्रवादियों को मार गिराया, ठीक है। तो जवाबी कार्यवाही में जब करेंगे तो उनको प्रतिघात बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रतिघात करते हैं, यानी पहले हमारे ऊपर घात हुआ, उसके बाद हमने उसके ऊपर घात किया तो उसको प्रतिघात यानी दूसरे के ऊपर दूसरे को चोट पहुंचाना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए परीक्षा में सफलता के लिए दृढ़ निश्चय करना आवश्यक है। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो कमर कसना, ठीक है। क्या हो जाएगा, कमर कसना। उसके बाद यहाँ देखिए कि सभी को समभाव से देखना महापुरुषों का स्वभाव होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, समभाव से देखना, ठीक है। एक आँख से देखना, आँखें चारों ना आँखें बिछाना, यानी कि एक आँख ना भाना। तो यहाँ पर एक आँख से देखना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हमारा सही हो जाएगा। फिर देखिए मरने की इच्छा से कहीं अधिक प्रबल होती है जीने की इच्छा। तो मरने की इच्छा को जो है क्या बोलते हैं, मुमूर्षा, ठीक है, मुमूर्षा बोलते हैं। मरने की इच्छा को जो है मुमूर्षा बोलते हैं। और यहाँ पर अभिलाषा की अगर हम बात करते हैं तो प्रिय से मिलने की जो इच्छा होती है, ठीक है, यानी अपने प्रिय से मिलने की जो इच्छा होती है अभिलाषा होती है। मरने के लिए जो इच्छा होती है मुमूर्षा होती है, ठीक है। और यहाँ पर जिजीविषा बोल रहा है, जीने की इच्छा के लिए जिजीविषा शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि कौन तद्भव शब्द है, तो अग्नि तत्सम है, वीर तत्सम है, भक्त तत्सम है, लेकिन जो हमारा 14 है यही हमारा एक तद्भव शब्द है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है कि कौन सा देशज शब्द है, तो देशज शब्द देखा जाए तो वचन नहीं है, व्याकरण नहीं है, घुड़सवार नहीं है, लेकिन हमारा जो फुनगी है यही हमारा देशज शब्द है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर है कि दाल रोटी में कौन सा समास है, तो दाल डैश रोटी, ठीक है। ये ऐसा लिखा जाता तो आप आसानी से समझ पाते। तो यहाँ दाल और रोटी हो जाएगा, यानी कि द्वंद्व समास होगा। क्यों होगा, क्योंकि द्वंद्व समास जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है, ठीक है। बीच में योजक चिन्ह भी लगा रहता है। आविर्भाव का विलोमार्थी क्या हो जाएगा, तिरोभाव, ठीक है। आविर्भाव का तिरोभाव जो होता है वो विलोम होता है। फिर है कि जो दायर मुकदमे का बचाव करे या काट करे के लिए हिंदी में शब्द क्या होता है, प्रतिवादी होता है, ठीक है। पहले वाद दिया गया था, उसके बाद उसकी वजह से हमने जो वाद किया उसी को प्रतिवादी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार कौन हैं, तो उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। वो भी कब मिला था, 1972 में मिला था इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक। और इन्हीं रामधारी सिंह दिनकर को जो है संस्कृत के 4 अध्याय के लिए जो है 1959 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था संस्कृत के 4 अध्याय के लिए, ठीक है। महादेवी वर्मा को इनकी रचना प्रसिद्ध रचना यामा के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि 1982 में दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत की, तो इनको जो है चिदम्बरा, ठीक है,
सबसे पहले चिदम्बरा पर इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में, वो भी 1968 ईस्वी में। कब मिला था? 1968 ईस्वी में चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चाँद के लिए। ठीक है, वो भी कब मिला था? 1960 ईस्वी में इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, जयशंकर प्रसाद को स्पेशली देखा जाए तो कुछ नहीं मिला, लेकिन ये सबसे महान लेखक कवि भी हुए जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही है वो रामधारी सिंह दिनकर सही है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा शब्द तलवार का समानार्थी नहीं है? तो तलवार का समानार्थी नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए कृपाण भी होता है, अश्व भी होता है, खड्ग भी होता है। ये ऑप्शन तीनों हमारे सही हैं, लेकिन जो हमारा वल्लभ है यही तलवार का समानार्थी नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जीएस और हिंदी। ठीक है, तो हमसे संपर्क करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक पर अगर आप चलाते हैं तो वहाँ पर आ सकते हैं, ये सर्च करेंगे आ जाएंगे हम। ठीक है, और हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप है, इसमें पर डे जो है आपको एक अच्छी कोट्स या अच्छी बातें मिल जाएंगी। ऑन इंस्टाग्राम अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारी आईडी है, इस पर फॉलो कर सकते हैं हमसे जुड़ने के लिए।